अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो आज जो है जनरली क्योंकि हमने रिले एंड जीन्स लॉ कर लिया था, तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना जो लेक्चर है वो चैप्टर नंबर 17 एडवेंट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। स्टार्ट करेंगे हम फोटोन से कि फ़ोटोन क्या होता है और फोटोन की मदद से किस तरह मैक्स प्लांक ने जो है वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन के फिनोमेना को सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर लिया था। उसके बाद एक नया लॉन्ग क्वेश्चन आपका जो पेपर के अंदर आता है और एक बहुत ही साइंस की फील्ड के अंदर एक इन्वेंशन डिस्कवरी जिसे हम कहते हैं, वो है आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और इसके अलावा एग्जाम्पल्स नंबर 7.5, 17.5 और 17.6 भी डिस्कस करनी है। अच्छा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की आज हम ऑब्जर्वेशन कर लेंगे, यही बहुत है। बाकी जो चीज़ें हैं वो इंशाल्लाह फिर हम अगली क्लास में देखेंगे, लेकिन ये आपका अगला लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से आपका नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये समझ लें, यानी कि यहाँ से आपका अगला लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है जिसकी ऑब्जर्वेशन आज हम करेंगे, बाकी चीज़ें कल। ये चीज़ अभी भी वही है कि अगर टू बी नोटेड कहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि वो आपने लाजमी अपने पास कॉपी कर लेना है और पेपर के अंदर इसी तरह लिख के आ जाना है जिस तरह वो लिखा हुआ है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फोटोन के कॉन्सेप्ट से। जब ये जो आपके पास कॉन्सेप्ट था कि लाइट जो है वो वेव है, आप चैप्टर नंबर 9 को फर्स्ट ईयर फिजिक्स के अंदर अगर रिकॉल करें तो उसके अंदर हमारे पास मुख्तलिफ थ्योरीज थी जहाँ हमने ये साबित करने की कोशिश करी थी कि लाइट आपका वेव है, लाइट आपका पार्टिकल है, लाइट आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। तो मैक्स प्लांक ने सक्सेसफुली साबित किया था कि लाइट आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। हाइजेंस के जो वेव थ्योरी है उसके सपोर्ट में यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आया था और उसने वेव नेचर ऑफ लाइट को साबित किया था। लेकिन न्यूटन की जो कर्पस्कुलर थ्योरी थी उसको फिर मैक्स प्लांक ने एक्सप्लेन करा और आगे जो मॉडर्न फिजिक्स है उसकी बुनियाद भी इसी फोटोन के ऊपर रखी गई। ये फोटोन क्या है? जिस तरह अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं जो है वो एटम की बात कर रहा हूँ, तो आप जानते हैं कि एटम जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी मैटर का। और अगर मैं सेल की बात कर रहा हूँ तो सेल जो है वो लिविंग थिंग के अंदर स्मॉलेस्ट पार्टिकल का काम करता है। तो इसी तरह लाइट में भी कोई स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा जो कि इनडिवाइजिबल होगा, सबसे ज़्यादा उससे कम स्मॉलेस्ट पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं करता होगा। तो वो पार्टिकल जो था उसको नाम दिया गया फोटोन का। और ये कहा गया कि लाइट एक कंटिन्यूस क्वांटिटी नहीं है, ये छोटे 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 पैकेट्स के अंदर मिलके एक बड़ी लाइट बनती है। जैसे कि नीचे आपको दिखाया गया, ये जो लाइट्स के अगर आपको रेज नज़र आ रही है तो छोटे छोटे से पैकेट्स हैं जो लाइट की एक बड़ी रेस को जनरेट कर रहे हैं। वो छोटे छोटे से जो पैकेट्स हैं वो आपके फोटोन कहलाते हैं। ये पैकेट्स हमारी आंख के लिए विजिबल नहीं होते, इतने आराम से हम इन्हें नहीं देख सकते। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इस डायग्राम के अंदर ये आपको पिक्सेल्स नज़र आ रहे हो, क्लियरली पिक्सल नज़र आ रहे हैं, ठीक है ना। जबकि इन्हीं पिक्सल से ये वाली डायग्राम भी बनी, इन्हीं पिक्सल्स को करीब करके ये डायग्राम भी बनी। लेकिन इसके अंदर आपको डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल होगा कि ये जो पिक्सल है और यहाँ पे भी बहुत सारे पिक्सल से मिलकर ये डायग्राम बनी है, तो आप इसको इतने आराम से डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे क्योंकि आपकी आंख के अंदर वो सलाहियत नहीं है। इसी तरह जो पिक्चर क्वालिटीज़ आपकी होती है ना, उसमें भी आप जो है अगर आपको पिक्सल क्वालिटी ख़राब कर दी जाए तो आपको जो स्पॉट्स होते हैं जिन पिक्सल से मिलके वो तस्वीर बनी होती है वो एक एक पिक्सल क्लियर नज़र आ रहा होता है। लेकिन अगर पिक्चर क्वालिटी और इम्प्रूव कर दी जाए तो फिर आपको वो पिक्सल की डिफ्रेंशिएट नज़र नहीं आती। तो लाइट का अगर एक स्पॉट कहीं पर बन रहा है ना, तो इसका मतलब वो स्पॉट नहीं है, वो एक्चुअल में बहुत सारे स्मॉल पार्टिकल हैं जो हमारी आँख डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकती है। और एक पार्टिकल जो है वो क्या है, क्वांटाइज्ड है, क्वांटिटी के अंदर है, यानी कि एक पार्टिकल जो है उसको हमने एक फोटोन का नाम दिया। और इसी तरह एक फोटोन को से दो फोटोन, तीन फोटोन, बहुत सारे फोटोन बनाओ तो क्या बन जाएगी, एक फ्रीक्वेंसी या एक वेवलेंथ की लाइट बन जाएगी। जैसे ब्लू लाइट है ना, तो उसके अंदर सारे फोटोन ब्लू के होंगे। अगर रेड लाइट है तो उसके अंदर सारे फोटोन रेड के होंगे। जैसे अगर पानी का मॉलिक्यूल, पानी हमारे पास मौजूद है तो पानी के सारे एटम, सारे मॉलिक्यूल फिर पानी के होंगे। अगर मेरे पास सोडियम है तो सारे जो है फिर वो सोडियम के जो है वो एटम्स होंगे, छोटे छोटे से बहुत सारे एटम्स। इसी तरह अगर ग्रीन लाइट है तो सारे ग्रीन लाइट के एटम फोटोन्स होंगे। अगर ब्लू लाइट है तो सारी ब्लू लाइट के फोटोन होंगे। और वो फोटोन स्मॉलेस्ट डिस्क्रीट अमाउंट है जिसको हम क्वांटम का नाम देते हैं, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का हिस्सा है। इसको हम बेसिक यूनिट भी कह सकते हैं लाइट की, द बेसिक यूनिट, द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द लाइट, जहाँ से लाइट स्टार्ट हो रही है। इसे कोई डिवाइड नहीं कर सकता, इसे कोई जो है वो देख नहीं सकता, लेकिन एक्चुअल में ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर ये आपकी ह्यूज लाइट बनती है। जो प्रॉपर्टी है जो आपने याद करनी है फोटोन के बारे में, क्योंकि फोटोन से रिलेटेड चीज़ें आपसे अगर एमसीक्यू में पूछे यहाँ से लेके यहाँ तक आप कॉपी कर लीजिएगा,
कि फोटोन जो है वो हमेशा मोशन में होता है, लाइट हमेशा मूव ही कर रही होती है, लाइट कभी आपको रुकी हुई हालत में नहीं मिलती। अच्छा, इनकी जो स्पीड है वो, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट है तो इसकी जो वैल्यू है वो है 3 × 10⁸ या 2.998 अप्रॉक्सीमेटली। थ्री इसको हम कहते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ये स्पीड ऑफ लाइट ही है, क्योंकि लाइट ही का तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। और अगर इसके मास की बात करें तो इसका कोई मास नहीं होता, इसका कोई चार्ज नहीं होता। और अगर ये रेस्ट में है तो इसकी कोई एनर्जी भी नहीं होती। बहरहाल ये रेस्ट में होता ही नहीं है, हमेशा मोशन में होता है, तो एनर्जी तो इसके पास होती है, लेकिन इसका मास और इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। तो ये इस फोटोन के कॉन्सेप्ट से, लाइट जो है वो फोटोन है, इस कॉन्सेप्ट से इसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फिनोमेना को, ब्लैक बॉडी रेडिएशन के फिनोमेना को एक्सप्लेन करा। किस तरह एक्सप्लेन करा कि प्लांक्स ने कहा कि लाइट जो आती है वो डिस्क्रीट अमाउंट में, क्वांटिटी के अंदर आती है, और एक पैकेट जो लाइट का होता है वो डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे। यानी कि अगर ये एक पैकेट है लाइट का, तो इसके अंदर जो फ्रीक्वेंसी है, ये फॉर एग्जांपल ये फ्रीक्वेंसी कितनी वेव आ रही है, 2 वेव आ रही है। एक और पैकेट है लाइट का, उसके अंदर अगर 1 वेव आ रही है तो इसकी फ्रीक्वेंसी, तो कह रहे हैं हर पैकेट की अपनी फ्रीक्वेंसी होती है। मतलब अगर ये ब्लू लाइट है तो ब्लू लाइट की फ्रीक्वेंसी ये, और अगर ये रेड लाइट तो रेड लाइट की फ्रीक्वेंसी ये, लेट्स सपोज। तो इस हिसाब से इसने कहा कि इसी पैकेट की फिर एनर्जी होती है। तो एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी कि एनर्जी और फ्रीक्वेंसी में डायरेक्ट रिलेशन है। जितनी उसकी फ्रीक्वेंसी होगी उतनी उसके अंदर एनर्जी होगी। तो एनर्जी ऑफ क्वांटम, यानी कि एक पैकेट जो है उसकी जो एनर्जी होगी, जिसको हम ई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो बराबर होगी अ कांस्टेंट, यानी कि प्लांक्स कांस्टेंट एच, और फ्रीक्वेंसी ऑफ क्वांटम, यानी कि उसके अंदर जो फ्रीक्वेंसी सेव है उसके, यानी कि फ्रीक्वेंसी को मैं म्यू से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, एफ से भी रिप्रेजेंट करते हैं तो एच म्यू। तो ये आपके पास क्या आ गया, प्लांक्स की जो थ्योरी आ गई और उसका ये फार्मूला आ गया। अगर इसको मज़ीद सॉल्व करें तो हम जानते हैं कि वेलोसिटी किसके बराबर होती है, वेलोसिटी बराबर होती है वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। क्योंकि हम फोटोन की बात कर रहे हैं तो वेलोसिटी होगी स्पीड ऑफ लाइट, और स्पीड ऑफ लाइट को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो सी बराबर हो जाएगा लेमडा इंटू वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की अगर वैल्यू निकालें तो फ्रीक्वेंसी बराबर आएगी किसके, वेवलेंथ डिवाइड में चले जाएगा सी डिवाइडेड बाय वेवलेंथ। इसको उठा के यहाँ पे पुट कर देते हैं तो एनर्जी किसके बराबर आ जाएगी, एनर्जी बराबर हो जाएगी एच सी अपॉन लेमडा। तो ये भी एनर्जी का फार्मूला है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें पता चला जो एनर्जी है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, वो जो इतनी सारी बातें कही थी वो सब साइड में हो जाती हैं। एनर्जी जो है वो वेव लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, वेयर एच इज़ द प्लांक्स कांस्टेंट एंड सी इज़ द स्पीड ऑफ लाइट। और इससे एक आसानी ये हो गई कि आपका जो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन को, कि किस तरह कब वो कहाँ पर उसका पॉइंट मूव कर जाएगा, इस एनर्जी की इक्वेशन ने उसे सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर लिया। एनर्जी और वेवलेंथ का वो ग्राफ था, तो अगर आप वेवलेंथ पता कर लें कौन सी है तो उसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी पता चल जाएगी, और वो ग्राफ के ऊपर आपको वहीं पर वो पॉइंट मिलेगा। तो इसने सक्सेसफुली ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जो कर्व था उसे एक्सप्लेन कर दिया था, किस बेस पे, कि लाइट जो है वो वेव नहीं है, पूरी वेव जिसे हम कहते हैं, जो कि यूँ समझ लें कि वेव का मतलब ये हो गया कि जो 1 से शुरू हो, 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2, 2 के बाद फिर नीचे आना शुरू हो गए, फिर जाए 0 पे, फिर इस तरह। यानी कि क्वांटिटी कंटिन्यूस अमाउंट में नहीं होती, ये डिस्क्रीट अमाउंट में आती है कि 10 10 10, या है या नहीं है। इस तरह बहुत सारे पैकेट, एक पैकेट, दो पैकेट, तीन पैकेट, चार पैकेट या हज़ार पैकेट इस फॉर्मेट में होती है। जैसे अगर मैंने कहा ये मेरे पास लाइट है तो इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूँ, मेरे के पास 2000 पैकेट्स हैं लाइट, बात वही है, ठीक है। तो ये क्वांटिटी के अंदर होती है, फिक्स अमाउंट में होती है, ये डेसिमल प्लेस के अंदर नहीं होती, सपोज कर लें फोटोन, ठीक है। तो लाइट आपका पार्टिकल है, और पार्टिकल क्वांटिटी में होता है हमेशा, ठीक है ना। जैसे आप लोग स्टूडेंट्स की क्वांटिटी की बात कर लें, क्वांटिटी ऑफ स्टूडेंट, तो स्टूडेंट्स हमेशा क्या होंगे, क्वांटाइज होंगे हमेशा, यही बात कही, ठीक है जी। तो ये प्लांक्स था जिसने सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर दिया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के फिनोमेना, ओ सॉरी ब्लैक बॉडी रेडिएशन के फिनोमेना। इसे कॉपी कर लीजिए अपने पास।
चलिए जी आगे चलें। अब न्यूमेरिकल है आपका, सही है। अच्छा, इक्वेशन जो ड्राइव करी है वो एक बार और देख लें। अकॉर्डिंग टू द प्लांक्स थ्योरी, एनर्जी जो है वो आपकी बराबर होती है एच म्यू के, वेयर म्यू जो है वो आपकी क्या है, फ्रीक्वेंसी है। एच क्या है, प्लांक्स कांस्टेंट है। और इसकी वैल्यू होती है 6.63 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। इसकी यूनिट निकालेंगे आप यहाँ से इसी फार्मूले से। बट जैसा कि हम जानते हैं वेलोसिटी बराबर होती है किसके, लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी के। फोर फोटोन, अगर हम फोटोन की बात कर रहे हैं तो वेलोसिटी का मतलब होता है स्पीड ऑफ लाइट, सी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम इसकी जगह लिख सकते हैं सी इज इक्वल टू लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी। और अगर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकालनी है तो फ्रीक्वेंसी आपकी बराबर होगी सी अपॉन लैम्डा की। ये आपकी क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको कर देते हैं पुट इन 1। तो एनर्जी क्या हो जाएगी आपकी, एच सी डिवाइडेड बाय लैम्डा। दिस इज द रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड द वेवलेंथ, जिसके ऊपर आपका ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जो ग्राफ है वो ड्रॉ हुआ है। ठीक है, ये छोटी सी डेरिवेशन भी अपने पास कॉपी कर लीजिए। अब आपका न्यूमेरिकल है, एग्जाम्पल नंबर 17.5। what will be the energy of x-rays quantum of wavelength 1.0 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 10 मीटर। मीटर किसकी यूनिट है, इस सिचुएशन में ये वेवलेंथ की ही यूनिट होगी, और लिखा हुआ भी है कि वेवलेंथ है। तो डेटा के अंदर सबसे पहले हम मेंशन करेंगे कि हमें इसने वेवलेंथ दी हुई है, कितनी दी हुई है, 1.0 मल्टीप्लाई बाय 10 टू दी पावर माइनस 10 मीटर। और रिक्वायर्ड है एनर्जी एक्सरे की। तो जैसे ही वेवलेंथ और एनर्जी का रिलेशन दिमाग में आएगा, हमारे दिमाग में प्लांक्स की जो थ्योरी है वो आएगी, और उसके लिए हमें एच रिक्वायर्ड होगा और सी रिक्वायर्ड होगा, और ये दोनों चीज़ें कांस्टेंट हैं। एच की वैल्यू आपने याद रखनी है 6.63 मल्टीप्लाई बाय 10 टू दी पावर माइनस 34 जूल इंटू सेकेंड इसकी यूनिट है। और स्पीड ऑफ लाइट है बराबर है 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड के। ठीक है, अगर हम फार्मूले की तरफ जाएं तो अभी थोड़ी देर पहले ही हमने एक फार्मूला ड्राइव किया है एनर्जी और वेवलेंथ के रिलेशन का, कि जो एनर्जी है वो आपकी बराबर होती है एच सी अपॉन लेमडा के। तो सोल्यूशन में सिर्फ आपने क्या करना है, वैल्यू उसको पुट करना है, आपका आंसर आ जाएगा, वो मुझे आप बता दीजिएगा, मैं यहाँ पे लिख दूंगा एनर्जी जो है वो आपकी बराबर आ रही है जो भी एक्स आ जाए। की तरफ इसका आंसर आपका एनर्जी इज इक्वल टू 1.98 10 टू द पावर माइनस 15 जूल आएगा। अगला न्यूमेरिकल भी सिमिलर है, लेकिन इसके अंदर एक मसला ये है कि विद फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये विद वेवलेंथ होगा, क्योंकि मीटर जो है वो वेवलेंथ की यूनिट है, उसको वेवलेंथ करना है। ठीक है, कहता है कंपेयर द एनर्जी ऑफ एक्स रे ऑफ फोटोन ऑफ अ वेवलेंथ 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 10 होगा ये, विद द फ्रीक्वेंसी विद द वेवलेंथ ऑफ 2 माइक्रोमीटर इंफ्रारेड फोटोन। दो फोटोन की एनर्जी जो है उसे कैलकुलेट करना है। तो अगर हम डेटा बनाने के लिए जाएं तो डेटा में सबसे पहले मुझे एक वेवलेंथ दी हुई है एक्स रे की, वो कितनी है 2
मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻10 मीटर, ये किसकी है, एक्सरे की। ठीक है, फिर एक मुझे दी हुई है लैम्डा 2, वो क्या है, 2 माइक्रोमीटर, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ 2 × 10⁻⁻6 मीटर, ये किसकी है, इंफ्रारेड की। ठीक है, ठीक है। अब क्योंकि एनर्जी को कंपेयर करना है तो एनर्जी का कंपैरिजन कहलाएगा E1 डिवाइडेड बाय E2, ये आपको रिक्वायर्ड है। लेकिन E1 डिवाइडेड बाय E2 निकालने के लिए पहले आपको E1 निकालना होगा, ठीक है, और फिर आपको E2 निकालना होगा। यानी कि पहले आपको एक्सरे की निकालनी होगी एनर्जी, E1 मतलब एक्सरे और E2 मतलब इंफ्रारेड। ठीक है जी। तो इसके लिए भी अब कोई, मुझे नहीं लगता कि मुझे कराना होगा ये सवाल। आपने सिर्फ क्या करना है, आपने पहले मुझे E1 निकाल के देना है। जब आप E1 निकाल लेंगे तो देखिए H और C में कोई चेंज नहीं आएगा, वो कांस्टेंट है, सिर्फ λ1 रखेंगे। और जब आप E2 निकाल रहे होंगे तब भी H और C में कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ λ2 रखेंगे। जब इन दोनों के आंसर्स आ जाएंगे तो आप क्या करेंगे, E1 को डिवाइड कर देंगे E2 से और मुझे बताएंगे आंसर क्या आ रहा है और उसकी यूनिट क्या आ रही है। ठीक है जी, इसे भी जल्दी से सॉल्व करके मुझे बताएं। ठीक है जी। अच्छा जी, तो ये जो था आपका वो था एक इम्पॉर्टेंट आपका न्यूमेरिकल से समझने के लिए ज़रूरी थे, एमसीक्यूज वगैरह में आते इतने आसान है। क्योंकि देखिए वेवलेंथ रिलेट करती है किससे, एनर्जी से, इसी तरह फ्रीक्वेंसी रिलेट करती है वेवलेंथ से। तो ये रिलेशन से ना आपको एक चीज़ दे तो दूसरी चीज़ आप डायरेक्ट फार्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, नेट नहीं चल रहा था, कोशिश किया करो ऐसे टाइप का नेट चल रहा हो, अच्छा रहता है, वरना सही है ना? वरना बहुत कम स्टूडेंट है जो लिंक में रहते हैं, वरना स्टूडेंट्स तो पता नहीं क्लास ले भी रहे होते नहीं। आपका ये है कि आप कम से कम बता रही होती है, एक्टिव तो होती है। अच्छा, अब अगर हम बात करने के लिए जा रहे हैं एक नए फिनोमेना की, जिस फिनोमेना का नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है क्या फिनोमेना? जनरली फोटो हम लाइट को कहते हैं, ठीक है ना, फोटोग्राफी जिसे हम बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और इलेक्ट्रिक निकला है चार्ज से, करंट से, इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, तो एक जदीद फिनोमेना आज के दौर का, हमारी रिक्वायरमेंट भी है, जो अक्सर लोग आजकल अपने घरों में लगाना भी चाहते हैं। वो जदीद फिनोमेना क्या है कि अगर मेरे पास एक मेटल है, ठीक है, इस मेटल के ऊपर जो है वो लाइट पड़ती है, इस लाइट की वजह से, लाइट को हम फोटो बोले, लाइट की वजह से इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। इलेक्ट्रॉन निकलने का मतलब है इसमें से करंट प्रोड्यूस होता है, करंट निकलता है। वो करंट हम यहाँ कलेक्ट कर लेते हैं कलेक्टर पे। ठीक है, ठीक है जी। तो दिस फिनोमेना इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये डिस्कवर्ड किया था आपके हर्ट्ज साइंटिस्ट ने। ठीक है, इससे पहले भी हर्ट्ज एक जगह आ चुका है, कहाँ आया था, हर्ट्ज साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया कि जब भी लाइट जो है वो आके गिरती है मेटल सरफेस के ऊपर, मेटल में से इलेक्ट्रॉन, फ्रीक्वेंसी की यूनिट एग्जैक्टली हर्ट्ज है, एक इसकी जो इसके से इलेक्ट्रॉन है वो इजेक्ट होते हैं। और दिस फिनोमेना इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक। फोटो मतलब लाइट, इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रॉन, तो ये इफेक्ट का नाम बढ़ गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जदीद दौर में आपने सोलर सेल के नाम से इसे देखा होगा। आजकल जो लोग लोड शेडिंग की वजह से अपने घरों की छत के ऊपर लगा रहे हैं, वो क्या है, और बिल्कुल इसी की एक सपोज कर लें कि एप्लीकेशन है कि जिसके अंदर हम जो है वो सोलर पैनल को छत के ऊपर लगाते हैं, उसके ऊपर सूरज की रोशनी पड़ती है, जिससे जो सरफेस के ऊपर जो मेटल है, उस मेटल के जो इलेक्ट्रॉन है वो इजेक्ट होते हैं, वो बैटरी की तरफ कलेक्ट होते हैं, और जो लेट से जो भी आपका वोल्टेज है वो आपका सेव होने लगता है। तो रात दिन भर वो चार्ज होती है, तो रात भर फिर उन बैटरी से हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं, और दिन में तो डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं। तो एक्चुअल में देखा जाए तो ये जो सोलर पैनल है इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है इस फिनोमेना की, जो हमने ऑब्जर्व किया 1887 में बाय हर्ट्ज साइंटिस्ट था, उसकी बदौलत। अब इस फिनोमेना को सिर्फ ऑब्जर्व करना काफ़ी नहीं था, हमें ये भी देखना था कि ये जो फिनोमेना आपका हो रहा है, इस फिनोमेना में किस चीज़ को चेंज करने से क्या चेंज आ रहा है, हमें ऑब्जर्वेशन लेनी थी।
और फिर साइंटिफिकली, क्योंकि हमें इन चीज़ की कैलकुलेशन करनी थी, पता लगाना था कितना करंट हम कलेक्ट कर सकते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन हम कलेक्ट कर सकते हैं, तो इसके लिए हमें मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स करने थे। तो हर्ट्ज ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके कुछ ऑब्जर्वेशन सामने रखी कि ये हो रहा है, अगर आप ऐसा ऐसा करेंगे तो इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, वो एक वर्चुअल लैब के थ्रू मैं आपको दिखा भी सकता हूँ और समझा भी सकता हूँ। तो ज़रा वर्चुअल लैब को शेयर कर देता हूँ मैं आपसे। देखिए ये आपका फिनोमेना है, अगर ये चल जाए तो अच्छा जी, इसके अंदर जो चीज़ आपने ऑब्जर्व करनी है ज़रा वो देखिएगा। सबसे पहले तो मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ। ये जो है ये वेवलेंथ ऑफ लाइट है, सारी जो ना वेवलेंथ ऑफ लाइट है। अच्छा ये याद रखिएगा, वेवलेंथ का और जो आपकी फ्रीक्वेंसी है उसका इन्वर्स रिलेशन कैसे है वो आपको मालूम है। देखें जो वेलोसिटी है वो बराबर होती है किसके, लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी के। तो लैम्डा को डिवाइड में भेज दें तो वेलोसिटी डिवाइडेड बाय लैम्डा इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का रिलेशन क्या बना, इन्वर्स बना। ठीक है, तो यहाँ क्योंकि इन्होंने वेवलेंथ दी हुई है, इन्होंने फ्रीक्वेंसी नहीं दी हुई, तो आप एक्चुअल में फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, वेलोसिटी की जगह आ जाएगा स्पीड ऑफ लाइट और वेवलेंथ इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी। मतलब किस वेवलेंथ पे कितनी फ्रीक्वेंसी होगी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। बहरहाल हमें कैलकुलेट तो नहीं करनी है, हमें एक बात नोटिस करनी है, वो ये है कि अगर मैं यहाँ से जो आपके पास वेवलेंथ है उसको बढ़ा रहा हूँ तो इसका मतलब मैं फ्रीक्वेंसी को क्या कर रहा हूँ, कम कर रहा हूँ। यदि बढ़ा रहा हूँ इस साइड पे बढ़ेगी, बढ़ा रहा हूँ वेवलेंथ को तो फ्रीक्वेंसी कम हो रही है। और अगर मैं वेवलेंथ को कम कर रहा हूँ तो फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, बढ़ रही है। ये याद रखिएगा, इनका इन्वर्स रिलेशन है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ रही है। अच्छा, सबसे पहले इंटेंसिटी की बात करें तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट को मैंने रख दिया 50%। उसकी शिद्दत कुछ ना कुछ तो होनी चाहिए, ज़ीरो तो नहीं रख सकते, फिर रोशनी होगी कहाँ। तो मैंने इंटेंसिटी ऑफ लाइट को सपोज कर लेते हैं कि रख दिया 50%, 52 है 50%। और मैंने एक मेटल लिया जो कि मेरा सोडियम मेटल, ठीक है, सोडियम मेटल लिया। और मैंने बैटरी की जो वोल्टेज है वो 8 पे रख दी है। जो कलेक्टर है कलेक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को और इसमें से गुजरेगा और करंट पता चलेगा कितना निकल रहा है। मैंने अपने सेटअप को ऑन किया। ठीक है, अब देखें लाइट इस मेटल सरफेस के ऊपर पड़ रही है, किस फ्रीक्वेंसी की पड़ रही है, जिसकी वेवलेंथ 668 नैनोमीटर है। इससे आप फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, आपके लिए कोई मसला नहीं होगा। लेकिन आप देखें कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो इजेक्ट नहीं हो रहा। क्या इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे हैं सरफेस से, नहीं आ रहे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं और वेवलेंथ को कम करते हैं। तो मैं इसको इस तरफ शिफ्ट करता हूँ, इस तरफ शिफ्ट करता हूँ। ठीक है, अब ये क्या हो रहा है, फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ रही है, वेवलेंथ कम हो रही है लेकिन फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। अभी भी किसी किस्म का कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फिनोमेना ऑब्जर्व नहीं किया गया। और मैंने फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया, देखें इलेक्ट्रॉन आना शुरू हो गया। ठीक है, इससे क्या पता चला, और इलेक्ट्रॉन जो आ रहे हैं उनका करंट शो नहीं हो रहा, बस ये बताया कि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होना शुरू हो गए हैं इस फ्रीक्वेंसी से। इस फ्रीक्वेंसी से इलेक्ट्रॉन आपके बाहर आना शुरू हो गए हैं। इससे ये पता चलता है कि ये फिनोमेना हर फ्रीक्वेंसी पे नहीं होता, हर मेटल की एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे यहाँ पर सोडियम है, तो सोडियम पे फिनोमेना कम से कम 532 नैनोमीटर की वेवलेंथ और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी करस्पॉन्डिंग, वो आप लोग निकाल सकते हैं। उसके ऊपर ये फिनोमेना जो है ना वो आपका ऑब्जर्व हो। ये बात समझ में आई। अब पहली बात जो हमने नोटिस में लेकर आए हैं हमारी वो ये है कि ये फिनोमेना एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के ऊपर ही होगा, और अगर मैं उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी दूंगा तो ये फिनोमेना नहीं होगा। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाता हूँ तो चेक करता हूँ क्या होता है। फ्रीक्वेंसी बढ़ा ली,
अब देखते हैं क्या होता है। फ्रीक्वेंसी बढ़ा ली, तो फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने से देखें करंट जो है उसकी क्वांटिटी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। 0.034 हो गया, 0.103 हो गया। इसका मतलब क्या है? 0.345 हो गया। करंट बढ़ने का मतलब क्या है? करंट बढ़ने का मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉन मिल रहे थे ना, उनकी स्पीड बढ़ गई है, वो और तेज़ी से इजेक्ट होकर तेज़ी से रिसीव हो रहे हैं। क्योंकि करंट होता है फ्लो ऑफ चार्जेस। जब फ्लो तेज़ होने लगता है तो करंट बढ़ जाता है, फ्लो कम हो जाता है तो करंट कम हो जाता है। तो देखो फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने से क्या चीज़ बढ़ रही है? स्पीड बढ़ रही है इलेक्ट्रॉन की। जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं उनकी स्पीड बढ़ रही है। यानी कि पहले एक ख़ास फ्रीक्वेंसी पे फिनोमेना शुरू हुआ जो कि 500 के करीब थी कुछ, इसके ऊपर ये फिनोमेना शुरू हुआ। और जैसे ही मैंने फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया तो क्या चीज़ बढ़ी? स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ना शुरू हो गई। तो मैं अपनी दूसरी ऑब्जर्वेशन में कह सकता हूँ, पहली ऑब्जर्वेशन में तो मैंने ये कह दिया कि भाई हर मेटल की एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है जिस पे फिनोमेना होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। और अगर फ्रीक्वेंसी को आप इंक्रीज़ करेंगे तो जो स्पीड है फोटो इलेक्ट्रॉन की वो इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, ये बात समझ में आई। आप मेटल चेंज भी कर सकते हैं। चलिए यहाँ से हम ले लेते हैं इस बार कैल्शियम ले लेते हैं और देखते हैं फिनोमेना होता है या नहीं। देखिए कैल्शियम पे इस फ्रीक्वेंसी पे ये फिनोमेना नहीं हो रहा, इस वेवलेंथ पे इस फ्रीक्वेंसी पे फिनोमेना नहीं हो रहा। अब ज़रा हम इसको बढ़ाते हैं और बढ़ाते हैं, अब शुरू हो गया। देखें तो जो कैल्शियम है उसके लिए जो वेवलेंथ है, जो फ्रीक्वेंसी है वो अलग है जिसके ऊपर ये फिनोमेना होगा। समझ में आ रही है बात? हर मेटल का अपना एक जो है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, कम से कम फ्रीक्वेंसी है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जिस पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फिनोमेना होगा, अदरवाइज ये फिनोमेना नहीं होगा। ठीक है, अब हमने ये चेक कर लिया कि फ्रीक्वेंसी का क्या रिलेशन है और फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने से क्या हो रहा है। अब ज़रा इंटेंसिटी से चेक करें क्या होता है। अब देखें ये मैंने इतनी रखी, यानी कि सपोज़ कर लेते हैं ये मैं ले जाता हूँ और कम कर लेता हूँ कि एक एक इलेक्ट्रॉन आए। एक दो तीन चार, चार इलेक्ट्रॉन आपके आ रहे हैं, देख रहे हैं? एक दो तीन चार, एक दो तीन, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा तीन और चार इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं एट अ टाइम। ठीक है, अभी नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। अब देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट हो रहे हैं वो वक्फे वक्फे से कितनी क्वांटिटी में हो रही है, नज़र आ रहा है आपको? अब अगर मैं इंटेंसिटी को डबल कर दूँ, जैसे दो दो इलेक्ट्रॉन, इंटेंसिटी को मैं डबल कर दूँ तो क्या होगा? अब देखिए आपको इलेक्ट्रॉन ज़्यादा इजेक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं। देखिए ज़्यादा हो रहे हैं, ये देखें एक दो तीन चार पाँच छः फ़ौरन आ गया। ठीक है, अब इंटेंसिटी को कम कर देता हूँ। अब देखिए एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ, दूसरा हुआ, थोड़ी देर बाद तीसरा हुआ। तो आप देख रहे हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं इजेक्ट। करंट तो वही मिल रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं इजेक्ट। देखो कितने कम हो रहे हैं। और अगर मैं इंटेंसिटी को बढ़ा भी, देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने कम हो ही नहीं रहे। हालांकि दी हुई फ्रीक्वेंसी भी इलेक्ट्रॉन के इजेक्ट होने की, लेकिन अब 30% इंटेंसिटी बहुत ही कम है, तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट जो हो रहे हैं वो बहुत कम हो रहे हैं। देखो अब हुआ एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, टाइम देखो डिले कितना आ रहा है। ठीक है, और यही अगर मैं इंटेंसिटी को बढ़ा दूँ तो आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कितनी तेज़ी से इजेक्ट हो रहे हैं। तो इंटेंसिटी मतलब तेज़ी, स्पीड तो उनकी वही है, करंट तो उतना ही मिल रहा है, लेकिन जो क्वांटिटी है वो बढ़ गई है। तो अगर मैं आपसे कहूँ इंटेंसिटी और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन में क्या रिलेशन है, तो इंटेंसिटी और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे हम इंटेंसिटी को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके बढ़ रहे हैं। तो ये हमने तीन बातें यहाँ पे ऑब्जर्व करी। इंटेंसिटी का रिलेशन ऑब्जर्व करा, फ्रीक्वेंसी का रिलेशन ऑब्जर्व करा, और ये चेक करा कि हर मेटल की पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है या किसी भी फ्रीक्वेंसी के ऊपर ये फिनोमेना अकर हो जाता है। इसके अलावा दूसरी चीज़ होती है नेगेटिव पोटेंशियल। देखिए नेगेटिव पोटेंशियल क्या होता है कि अगर मुझे इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी है तो मुझे इन इलेक्ट्रॉन को रोकना होगा और वापसी भेजना होगा, या तो सिर्फ रोक लूँ काफ़ी है तो पता चल जाएगा इसके पास कितनी एनर्जी है। तो कितने वोल्टेज के ऊपर ये रुकेंगे, ये इनकी पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा। अभी मैंने वोल्टेज जो है वो क्या कर दिए,
0.4 वोल्ट कर दिया इसको, बिल्कुल जीरो कर, 0 वोल्ट, ऑलमोस्ट जीरो है, 0 पॉइंट। तो इलेक्ट्रॉन देखो इजेक्ट हो रहे हैं, आ रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं। अब आपने ये चेक करना है ना कि इसका नेगेटिव पोटेंशियल क्या है, मतलब वो पोटेंशियल जिससे इलेक्ट्रॉन जो है वो स्टॉप हो जाएंगे, रुक जाएंगे। तो कैसे चेक करोगे, देखो मैंने इसको नेगेटिव पे ले जाना शुरू करा, देखो इलेक्ट्रॉन की स्पीड शुरू है, वापसी जाना शुरू है, देखो वापसी जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई किया मैंने। अब जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं देखो वो वापसी जाना शुरू है, लेकिन वापसी जा रही है इसका मतलब मैंने ज़्यादा दे दिया। और थोड़ा सा कम करता हूँ, तो अब देखें, अब जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके पास जा रहे हैं स्लो स्पीड में, और यहाँ के रुके और फिर वापसी गए। तो नेगेटिव पोटेंशियल वो पोटेंशियल होता है जिससे हम इलेक्ट्रॉन की स्पीड कैलकुलेट कर रहे हैं कि कितने तेज़ आ रहे थे। अब देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ तक पहुँच पा रहे हैं ना, ठीक है, यहाँ तक पहुँच पा रहे हैं। फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो कहते हैं स्पीड बढ़ जाती है, तो क्या ये और आगे तक आ पाएंगे? हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा देते हैं। अब देखो ये देखो, ये देखो इलेक्ट्रॉन चले गए ना, फ्रीक्वेंसी बढ़ गई तो उनकी स्पीड बढ़ गई, तो ये पोटेंशियल उसे रोक नहीं सका। अब मुझे पोटेंशियल भी बढ़ाना होगा इनको रोकने के लिए। ये समझ में आई बात? ये देखिए इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, अब पोटेंशियल भी बढ़ा देता, अब इनको भी रोकने लगेगा, देखो ये भी रुकने लग गए, रुक गए। तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी और नेगेटिव पोटेंशियल का भी रिलेशन समझ में आ रहा है। नेगेटिव पोटेंशियल वो पोटेंशियल है जो इनकी स्पीड को कैलकुलेट करवाने में मदद करेगा कि इनकी स्पीड क्या है, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने से स्पीड बढ़ रही है, ये रिलेशन पता चलता है। ठीक है, तो ये है आपका पूरा फिनोमेना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। समझ में आया? हाँ जी। तो क्या चीज़ें समझ में आई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के फिनोमेना से हमें? सबसे पहले तो डेफिनेशन देख लेते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, ये आपने अपने पास लिख लेनी है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो 1887 के अंदर अल्ट्रा वायलेट लाइट जो फॉल करी थी मेटल के ऊपर, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकले थे, तो हर्ट्ज ने डिस्कवर किया था। और फिर इसने कहा था कि इस फिनोमेना को नाम दिया जाएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, और ये वो फिनोमेना इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन इट। जब लाइट उन मेटल सरफेस के ऊपर गिरे और उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन निकलने लग जाए, तो समझ जाओ ये इफेक्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। ये आपने डायग्राम बनानी है, डेफिनेशन लिखनी है, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जो बेसिक है वो लिखनी है। ये सबसे पहले अपने रजिस्टर्स पे कॉपी कर लीजिए। कॉपी हो जाए तो एक एक दो दो स्टूडेंट मुझे बता दीजिएगा, ताकि फिर आगे कंटिन्यू करें। ऐसा हमने क्या सीखा? अब ये आप लोग जो ऑब्जर्वेशन है, ये तो आप भी मुझे बता सकते हैं ना, आपने भी तो मेरे साथ ही ऑब्जर्व किया है ना जो हो रहा था फिनोमेना। मैंने आपको बाकायदा प्रैक्टिकली उससे एक्सप्लेन करा है वर्चुअल लैब में, और आपने जो ऑब्जर्वेशन देखी है ज़रा उसके हिसाब से मुझे बताइए। ऑब्जर्वेशन में आप जो मैं सवाल आपसे करता हूँ, जब मैंने इंटेंसिटी को इंक्रीज किया था तो क्या हुआ था? जी, जब मैंने इंटेंसिटी को इंक्रीज किया था तो क्या हुआ था इस इफेक्ट में? कोई बता सकता है? जी हाँ वरीशा। और कोई? वरीशा ने तो बता दिया। हाँ जी, जोया ने भी बता दिया, बिल्कुल सही। और बाकी जाग रहे थे उस एक्सपेरिमेंट में या सो रहे थे? सिर्फ जोया और वरीशा ही जाग रहे थे। हाँ जी, नहीं मालूम किसी को इसके अलावा? जब हमने इंटेंसिटी को इंक्रीज करा था तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो गए थे, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे थे। ठीक है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज हो गया था, फ्लो तो नहीं कहेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होता हमने तारीख हमने ऑब्जर्व करा था। करंट उतना ही मिल रहा था जितना पहले मिल रहा था। अच्छा, दूसरी बात मैं आपसे पूछूं, क्या
किसी भी फ्रीक्वेंसी के ऊपर ये फिनोमेना हो जाएगा? क्या ये फिनोमेना हर फ्रीक्वेंसी पे अगर होता है? सिंपल सा आंसर, यस और नो। जुनेरा नो, जोया नो, ओरिशा नो। एग्जैक्टली हर मेटल की एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी होती है, सर्टेन फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड होती है। उससे कम रखोगे तो ये फिनोमेना नहीं होगा, उससे ज़्यादा पे फिनोमेना होगा। उसके ऊपर और उससे ज़्यादा पे तो फिनोमेना होगा, लेकिन उससे कम पे ये फिनोमेना नहीं होगा। दूसरी बात ऑब्जर्व आपने कर ली। अब ज़रा तीसरी बात, जब हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेंगे, इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा? What will increase if we increase the frequency of the incident light? इंसिडेंट लाइट की अगर हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करें या वेवलेंथ को कम करें, बात एक ही है, तो क्या हो रहा था? इलेक्ट्रॉन ज़्यादा नहीं आएंगे, उतने ही इलेक्ट्रॉन आएंगे जितने पहले आ रहे थे। इलेक्ट्रॉन ज़्यादा नहीं आएंगे तो यार, इलेक्ट्रॉन सिर्फ ज़्यादा उस वक्त आएंगे जब हम इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे। हाँ जी, वेवलेंथ जब हम, नहीं वेवलेंथ तो अलग बात है, वेवलेंथ तो ऑलरेडी कनेक्टेड है। लेकिन आप देखें स्पीड जो है ना, स्पीड स्पीड उनकी इंक्रीज हो रही है। पहले करंट जो था वो हमें अगर मिल रहा था 0.15, तो अचानक से करंट हो गया 0.20, सपोज करो। तो करंट के इंक्रीज होना मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, तेज तेज इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो स्पीड इंक्रीज हो रही थी, किसको इंक्रीज करने से? फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करने से। तो ये जो ऑब्जर्वेशन थी, ये आपका साइंटिस्ट जो हर्ट्स था उसने क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स को दी और कहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। इससे मैथमेटिकली या फिर जो लाइट का नेचर है, लाइट आपका वेव है या लाइट आपका पार्टिकल है, जो भी है, आप इस फिनोमेना को साबित करेंगे फिनोमेना क्यों हो रहा है। तो क्लासिकल फिजिक्स इसे एक्सप्लेन करने में बुरी तरह नाकाम हो गई थी। और फिर मॉडर्न फिजिक्स की मदद से एल्बर्ट आइंस्टाइन ने मैक्स प्लांक्स की जो थ्योरी है क्वांटम वाली, उसकी मदद से इसे एक्सप्लेन किया था। तो अब जो आपके मेजर पॉइंट्स हैं वो अपने पास लिख लीजिए ऑब्जर्वेशन के, जो आपने लिखने हैं डेफिनेशंस और डायग्राम के बाद। वो कुछ ये हैं। नंबर वन, by increasing the intensity of light, the number of photoelectrons increase, but not the velocity of photoelectron with which they leave the metal surface. Velocity नहीं बढ़ रही थी, सिर्फ number of electrons बढ़ रहे थे। दूसरी इंफॉर्मेशन जो हमने हासिल करी वो ये थी, for each substance there is a certain frequency called threshold frequency। उस फ्रीक्वेंसी को नाम दे दिया गया है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का, below which no photoelectric effect can be observed। जिसके कम होने पे आपको कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नज़र नहीं आएगा। तीसरी चीज़ जो हमने ऑब्जर्व करी वो ये थी, बाय increasing the frequency of incident light, the speed of photoelectron increased। अगर हम इंक्रीज करेंगे फ्रीक्वेंसी को, इस जो हम इंसिडेंट करवा रहे हैं, तो उससे क्या चीज़ इंक्रीज होगी? स्पीड ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगी। ठीक है जी, क्लियर है? आज यहीं तक रखते हैं, कोई सवाल वगैरह है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, और जो एक्सपेरिमेंट था वो मैं आपको पहले एक दफ़ा और दिखा देता हूँ, कन्फ्यूजन दूर करने के लिए। अब ये याद रखिएगा, फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी समझानी है इसकी।